प्यारे दोस्तों व देशवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं किसानों की जर्जर हालत की बात करूंगा और फार्म बिल 2020 की बात करूंगा। फार्म बिल 2020, आज फार्म एक्ट 2020 बन चुका है, लेकिन भ्रमित किसान आज भी बेबस हालत में सड़कों की व धरनों की खाक छान रहा है। दोस्तों, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कृषि सुधार व किसान सुधार, इन कानूनों को हमें अच्छी तरह समझने होंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर भारतीय कृषि सुधार 2020 को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, पहला फार्म बिल 2020 फार्मर्स की एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात के साथ साथ प्राइस एश्योरेंस यानी एमएसपी के एग्रीमेंट व फार्म सर्विसेज की बात करता है। इसमें एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन दो शब्द हैं जो स्वयं ही है स्पष्टीकरण देते हैं कि यह एक्ट फार्मर्स के इंटरेस्ट के हितों को एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू सुरक्षा प्रदान करेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं यह हमें किस तरह की सुरक्षा प्रदान करेगा? हाँ, अवश्य ही है कानून किसान की फसलों की प्राइस एश्योरेंस को प्रोटेक्ट करेगा और फार्म सर्विसेज को भी प्रोटेक्ट करेगा। प्यारे दोस्तों, जब एक किसान और एक बिजनेस ओनर यानी व्यापारी लीगल एग्रीमेंट करेंगे तो यह लीगल एग्रीमेंट फार्मर के हित में यानी इंटरेस्ट में खड़ा रहेगा, ताकि किसान को दलाल, कमीशन एजेंट व सरकारी एजेंट व एपीएमसी मंडी के बनिए किसी भी प्रकार से ठग ना सकें। कोई व्यापारी, दलाल व कंपनी भोले भाले किसानों को ठग सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि बड़े बड़े व्यापारी व कंपनियां अपनी फिक्स मार्जिन पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मान लो एक किसान होने के नाते एक कंपनी को 1 टन चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन माल तैयार होने पर व्यापारी कहता है कि आपका तो आधा चावल खराब क्वालिटी का है, तो नेचुरली ही वह किसान चावल की प्राइस को कम कर देगा। तो व्यापारी या कंपनी की ऐसी सोच या एक्सप्लॉयटेशन की मंशा को अवॉइड करने में यह बिल किसान को एक लीगल प्लेटफॉर्म देता है। फार्मर और बायर के बीच एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के थ्रू सेटल कर सकते हैं। अब तक हमने एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात की है। दोस्तों, अब हम इस एक्ट में यूज हुए लास्ट 2 वर्ड्स पर बातचीत करेंगे, और वो वर्ड्स हैं फार्मिंग सर्विसेज और प्राइस एश्योरेंस। पहले मैं प्राइस एश्योरेंस की बात करूंगा। हम सब समझते हैं कि प्राइस एश्योरेंस क्या होता है, यानी मूल्य आश्वासन क्या होता है। यह किसान और खरीदार के बीच बना हुआ एक एग्रीमेंट है, जिसमें खरीदार किसान को वह रेट या अमाउंट देने के लिए बाध्य होता है। अब मैं इस एक्ट में शामिल फार्म सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा, यानी एक खरीदार, दलाल या बिजनेसमैन किसान को बताएगा कि उसे किस गुणवत्ता स्तर का माल व अनाज चाहिए, कब माल की डिलीवरी देगा, और इस प्रकार की खरीद की और क्वालिटी डिमांड भी हो सकती है। और दोस्तों, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं इस एक्ट में शामिल एग्रीमेंट शब्द की भी व्याख्या करूंगा। यह एग्रीमेंट शब्द फार्म प्रोडक्ट्स की एक कंडीशनल रूपरेखा तय करेगा जो फार्मर की प्रीमाइजेज से पैदा होगा। किसान क्वालिटी स्टैंडर्ड और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदार को अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई देने के लिए सहमति जताता है। बदले में खरीदार या कंपनी एडवांस में फिक्स की हुई कीमत पर किसान के उस प्रोडक्ट को खरीदने की सहमति देता है। इस विधि विधान को प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, और इस एक्ट का दूसरा मुख्य उद्देश्य है
कि इस देश का किसान जहाँ कहीं भी खेती करता है उसे एक नेशन वाइड लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह लीगल फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फसल पैदा करने के लिए आपसी सहमति है। जब एक किसान एक कॉरपोरेट इन्वेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट करके और आपसी सहमति से फसल का सौदा करने पर किसान को सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार का कहना है कि इससे इंडियन एग्रीकल्चर की कायापलट होगी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इस देश में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स कई तरह से किसानों की मदद कर पाएंगे, जैसे कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना, उत्पाद से संबंधित इनपुट्स प्रोवाइड करवाना, प्रोडक्शन एडवाइस देना और ट्रांसपोर्टेशन में किसान की मदद होना आदि आदि शामिल है। प्यारे दोस्तों, आओ अब हम किसानों की साइड भी देखते हैं। किसानों को यह कानून अच्छा लगा, लेकिन किसानों को डर है कि कहीं कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स किसानों को लीगली डोमिनेट ना कर दें और लाइबिलिटी क्लॉज उन पर ना थोप दें। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि आज हर काम कंडीशन अप्लाई होने पर ही सही पाया जाता है। आजकल पढ़े लिखे लोग भी कानून के हर पहलू को जानने में अनजान से लगते हैं। आता है 2% ऐसे भी चांस हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी फार्मर को लीगल क्लॉजेज से एक्सप्लॉइट कर दे। किसानों की यह मुख्य समस्या है, लेकिन ऐसे एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस ना के बराबर हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं सेकंड बिल की बात करूंगा। दोस्तों, हमारा सेकंड बिल 2020 है। मैं इंग्लिश में यह बिल इस प्रकार है: द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दोस्तों, प्लीज इस टाइटल में ट्रेड एंड कॉमर्स को देखो। इसका मतलब है फार्म गुड्स को मंडी या एपीएमसी यार्ड के बाहर वाले व्यापारियों को बेचना। पहले एग्रीकल्चर ट्रेड सिर्फ एपीएमसी मंडी, एपीएमसी यार्ड या उनकी कोल्ड स्टोरेज में ही बेचा जा सकता था। लेकिन नए एक्ट के प्रावधानों में किसान को अपना अनाज कभी भी कहीं भी यानी अपने स्टेट में या अन्य स्टेट में बेच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के सभी सब्जेक्ट्स 3 हिस्सों में बटे हैं, यानी कानून के ये सब्जेक्ट्स हैं। पहला यूनियन लिस्ट है, सेकंड स्टेट लिस्ट है जो एग्रीकल्चर का मैटर है, और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है पंजाब व हरियाणा सरकारों को मंडियों से भारी रेवेन्यू इकट्ठा होता है। देश भर में एपीएमसी की मंडियां हैं और किसान इन्हीं मंडियों में अपना अनाज बेच सकते थे। इन मंडियों को राज्य सरकारें एपीएमसी के थ्रू कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, अब मैं फार्मर्स पर इस एक्ट में रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करूंगा। यदि किसान एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो यह ज़रूरी है कि उसे एपीएमसी मंडी के तौर तरीकों के थ्रू जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ छोटे किसान डायरेक्टली ही अपना अनाज किसी तरीके से लोकल कंज्यूमर्स को बेच देते हैं, और वो आज भी ऐसा ही करते हैं और पहले भी ऐसा ही करते थे। लेकिन यदि आप लार्ज स्केल फार्मर्स हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करे, तो एपीएमसी को नोटिफाई करना पड़ेगा या एपीएमसी लाइसेंस ट्रेडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार से यह बिल किसानों को बैरियर फ्री ट्रेड की अनुमति देता है। अतः किसान अब नोटिफाइड एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। एपीएमसी मंडियों की तरह ही प्राइवेट मंडियों पर भी सभी तरह की अनाज की खरीद फरोख्त पर सभी प्रकार के टैक्सेस लेवी होंगे। वस्तुतः यह बिल बड़े किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदे वाला है। ऐसे किसानों के पास चॉइस ज़्यादा होंगी क्योंकि वे प्राइवेट प्लेयर्स को आसानी से बेच सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ छोटे किसानों को बड़े किसानों की अपेक्षा फ़ायदा कम होगा क्योंकि वे पहले से ही मंडी के बाहर अपना सामान बेचते हैं। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण छोटे किसान दूर की मंडियों में या स्टेट के बाहर अपने अनाज को बेचने नहीं जाते, बल्कि बड़े किसानों को अच्छे चांस मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी आपके सामने रखूंगा।
इससे हमें एग्रीकल्चर बिजनेस के पचड़े से बाहर निकलने का भी एक रास्ता मिलता है। बाजार में पहुंचने पर किसान अपने अनाज व फल सब्जियों को किसी को भी बेच सकता है और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो भी किसानों की आय मार्केट की अप डाउन पर निर्भर करेगी। प्यारे दोस्तों, मान लो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है तो प्रोडक्ट की कीमत गिर जाएगी, लेकिन कल्टीवेशन कॉस्ट ज़्यादा रहती है तो किसान ज़्यादा कल्टीवेशन कॉस्ट और अनाज की कम भाव के चक्के में पिस जाएगा। ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट ना कोई दखल देगी और ना ही किसी प्रकार की सब्सिडी या प्रोक्योरमेंट की सुविधा प्रदान करेगी। सब कुछ आपको नहीं मिल पाएगा। प्लस प्राइवेट प्लेयर्स स्मार्ट होते हैं, वो लो कॉस्ट पर फंक्शन करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स हर तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे कि फसल कम कीमत पर खरीदी जाए और इसे हाई प्राइस पर बेचें ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। प्यारे दोस्तों, आज मैंने 2 एक्ट्स की बात की है, कल मैं तीसरे एक्ट की बात करूंगा और इस एक्ट की समाप्ति पर मैं अपने चंद विचारों को प्रस्तुत करूंगा। आज हमें व हमारे किसानों को सेंसिटाइज होना चाहिए। प्राचीन बिजनेस प्रथाओं को, बेड़ियों को तोड़कर एक नए युग में प्रवेश करना चाहिए। रूढ़िवादी व जर्जर सिस्टम पर सवार रहकर भला किसान अपनी मंजिल, अपना किनारा कैसे प्राप्त कर सकेगा। एपीएमसी को विषय बनाकर, एक्ट्स को विषय बनाकर विष घोलने वाली, भ्रमित करने वाली, देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने वाली, ये किसानों के नाम को चुराने वाले लोग कौन हैं, जिन्होंने आज कुछ गिने चुने किसानों को अपने विचारों से किसानों को ढाल व हथियार बनाने वाले लोग कौन हैं। वामपंथी, कट्टरपंथी, उग्रपंथी, लेफ्टपंथी, खालिस्तानपंथी, कांग्रेसपंथी, खापपंथी, माओवादी व नक्सलवादी विचारधारा के ये लोग आखिर किस मंशा से देश के किसानों के बीच घुसे हैं, इस पर हर देशवासी को विचार करना चाहिए। पिछले 70 सालों से पारिवारिक पार्टियों ने किसानों के हितों की अनदेखी की है और उन्हें अपनी गंदी विचारधारा में सिर्फ फंसाए ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप किसान के पास कच्छा होता तो पजामा नहीं होता और पजामा होता तो कच्छा नहीं होता था। जय हिंद, जय भारत।